Students, welcome to UPSC Vidyalaya. Myself, Advocate Brendra Yadav, and I welcome you all to today's discussion. यूपीएससी विद्यालय में आप सभी लोगों का स्वागत है. मैं वीरेंद्र यादव. आज हम हमारी क्लास में जो हम वीकली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं उसकी आज ये 5वीं क्लास है. 5वीं क्लास का पार्ट बी है. ठीक है. तो स्टूडेंट, मैं कहूँगा अगर आप अभी जुड़े हैं हमारे साथ तो आप हमारा जो पिछला 5 वीडियोस है वो भी आप देखिएगा. पूरे 1 साल का कवरेज हम कराएंगे. दूसरी मुख्य बात ये है कि स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम हमारे क्लासेस में, जैसे आपके CAPF के आप विद्यार्थी हों या फिर आप CSE के एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, सिविल सर्विसेज लिख रहे हैं, या CAPF लिख रहे हैं, या CDS लिख रहे हैं, मैं कहूँगा जो हम जो टॉपिक्स लाते हैं स्टूडेंट्स वो इन एंगल इस एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से होता है. आपको पता ही है CAPF की अगर बात करें, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, इंटरव्यू होता है. तो इन तीनों ही पेपर में स्टूडेंट्स जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी पेपर का भी मिस नहीं करना है. इसमें आपके इंटरव्यू में आपको पर्सपेक्टिव डेवलप करना होता है. यहाँ पेपर 2 में आपको पूरा ऐसे रिपोर्ट लिखना होता है. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मार्क करना होता अपना आंसर. तो स्टूडेंट हमारे ये पूरा एनालिसिस का जो हम करते हैं, वीकली जो न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, उसका ये ही उद्देश्य होता है कि इन सारे ही एरियाज़ पे आपके पर्सपेक्टिव बिल्ड करें, आपको एक कंटेंट बिल्ड कराएं, फाउंडेशन समझाएं, ताकि आप एग्ज़ाम में इन एरियाज़ पे काफ़ी अच्छे कर पाए. तो आप एक CSE के विद्यार्थी हैं या CAPF के विद्यार्थी हैं, CDS भी पढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ सीखने आपको मिलेगा. आइए शुरुआत करते हैं. इन्फ्लेशन अंडर 4%, बट वेजिटेबल प्राइसेस अप अगेन. अगर आपको थोड़े दिन पहले ही आपको पता होगा, एक हमारे देश में आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है. ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है. इसका जो चेयरमैन होते हैं हमारे RBI के जो चेयरमैन है वो होते हैं, हेड वो होते हैं, और भी इसमें मेंबर्स होते हैं. तो इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना. आपको स्टूडेंट पता होगा इन्फ्लेशन अगर हेल्दी जोन में है, हेल्दी इन्फ्लेशन जो होता है ना, हेल्दी इन्फ्लेशन, अब मान के चलिए हेल्दी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि समझ के चलिए अभी कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, उनको भी प्रॉफिट चाहिए, मुनाफा चाहिए, है ना. तो क्या है, हेल्दी इन्फ्लेशन अगर होगा तो ग्रोथ हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है. और हेल्दी इन्फ्लेशन क्या है? इकोनॉमिक को बूस्ट करता है. पर वही इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इकोनॉमिक को रिटार्ड करता है, इकोनॉमिक को रोकता है बढ़ने से. क्या होगा? महंगाई बढ़ गई तो अब लोगों को जो उनकी जो आमदनी तो उतनी ही है, महंगाई अब बढ़ गई, पैसे की वैल्यू गिर गई. तो अगर समझ लिए पहले 10 रुपये में अगर 2 किलो प्याज ले आ रहे थे तो अब वो नहीं मिल रहा, अब 1 ही किलो मिल रहा है या 1.5 किलो ही मिल रहा है. तो क्या हुआ? मनी की वैल्यू डिग्रेड हो गई. तो खर्च अब बढ़ेगा खाने के लिए, तो जब खर्च बढ़ेगा तो बाकी चीजों पे खर्च घटेगा. तो इस तरीके से इन्फ्लेशन आप समझ के चलिए हर्ट करता है. तो आज जो गुजारा किसी का 1500 में हो रहा है, अब 2000 में होने लग जाएगा. पर आमदनी नहीं बढ़ी तो कहां से लाएंगे पैसा? तो खा नहीं पाएंगे, तो शरीर खराब होगा, बाकी चीजें नुकसान होगा. तो उस तरीके से इकोनॉमी को नीचे ले आता है इन्फ्लेशन. तो क्या हुआ है स्टूडेंट, आपको पता होगा थोड़े दिन पहले हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 6ठी बार 6 टाइम्स जो रिपो रेट है उसको चेंज नहीं किया था. आपको इसके बारे में स्टूडेंट ये भी पता होना चाहिए, RBI का मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंड होता है, एकोमोडेटिव स्टैंड होता है, या फिर नॉन एकोमोडेटिव स्टैंड भी रहता है. इसका मतलब क्या होता है कि हम पॉलिसी में बदलाव लाएंगे, रेपो रेट कम करेंगे या नहीं करेंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, ऐसे स्टैंड्स भी होते हैं, वो भी आपको पता होगा. तो आपको पता चलेगा ना, पिछले 6 टाइम से रेपो रेट को शिफ्ट नहीं किया गया. और सबसे बड़ा कारण क्या था? फूड इन्फ्लेशन. देखिए अभी भी क्या हो रहा है, आज अगर आप देखेंगे जो फ्यूल इन्फ्लेशन है ना स्टूडेंट्स, वो कंट्रोल में है. फ्यूल वाला इन्फ्लेशन वो कंट्रोल में है. क्यों है? क्योंकि आज रशिया से सस्ता ऑयल आ रहा है हमारे देश में. मगर ये जो फूड इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है?
फूड इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ रहा है हमारे देश में ना स्टूडेंट, कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम है। सप्लाई एंड डिमांड का मिसमैच है। अब हमारे यहाँ पे सप्लाई चेन्स अच्छे हैं नहीं, फ्रिट कॉरिडोर जो होते हैं, फ्रिट कॉरिडोर जो हैं वो अच्छे अभी नहीं हैं। दूसरी बात, जो प्रोडक्शन वेस्टेजेस होता है, वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा है। वेयर हाउसिंग अच्छी है नहीं, वेयर हाउस अच्छे है नहीं, कोल्ड स्टोरेज बढ़िया है नहीं, है ना। और क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, पेस्ट पैदा हो जा रहे हैं, है ना, और प्रोडक्शन घट जा रही है, प्रोडक्शन घट जा रही है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स के वजह से फूड इन्फ्लेशन अभी भी आप देखोगे तो नीचे नहीं आ रहा है, वो इन्फ्लेटेड ही चल रहा है। इसीलिए आरबीआई ने पिछले 6 टाइम्स भी रिपो रेट कम नहीं कर पाया था, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन का डर है। अगर आपको पता ही होगा, हमारे देश में जहाँ पे गरीबी भी है ना, तो जहाँ पे फूड इन्फ्लेशन इतने हाई स्केल में रहेगा तो ना ही केवल इकोनॉमी को रोकेगा, जो लोग हैं उनके पॉकेट में ज़्यादा पैसा जाना, उनके ज़्यादा खर्च होंगे, मनी का वैल्यू डिग्रेड होगा, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी भी स्लो पड़ जाएगी। जो इकोनॉमी आज 6.5% में ग्रोथ कर रही है वो भी नीचे चली जाएगी। तो उसको संभालने के लिए आप देखोगे, इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करते हैं तो पाया गया कि अभी भी इंडिया में, है ना, फूड इन्फ्लेशन का समस्या है। इसके वजह से आरबीआई रेपो रेट को कट नहीं कर पा रही। अगर क्या होगा, अगर आरबीआई रेपो रेट कट करेगा तो बहुत सारा पैसा बैंकों के पास जाएगा, फिर वो पैसा बैंक क्या करेगी, लोगों को देगी, लोन देगी, तो लोग क्या करेंगे, घर खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, तो उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो आपको स्टूडेंट इस एंगल से, पूरे एंगल से आपको ये देखना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि फूड इन्फ्लेशन हमारे भारत में क्यों है, हमारे देश में क्यों है, आरबीआई का काम क्या है, 6 टाइम से रेपो रेट चेंज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन है वो अभी भी बढ़ा हुआ है। जब इसमें आप देखेंगे, यही बताया गया इस पूरे आर्टिकल में, देखिए, इन्फ्लेशन अंडर 4% पर वेजिटेबल प्राइसेस अप अगेन, दोबारा वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ गए। तो उस वजह से क्या हो रहा है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, हमारे इकोनॉमी के लिए। तो ऐसे एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए, पूछता है ना, पूछता है, ये सब चीजें पूछी जाती है, फूड इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, पता होना चाहिए। ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, और क्यों है ये भी पता होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट क्रिटिक ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अभी आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले हमारे देश में, अभी देखिए हमारे देश में स्टूडेंट आपको क्या है ना, पता होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी हमारे देश में भी है ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में स्टूडेंट्स आपको क्यों पता होना चाहिए। अभी बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, CPIM, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। अगर आपको थोड़े दिन पहले पता होगा तो बुद्धादेव भट्टाचार्य जी थे, ये जो कोलकाता के CM रहे थे बहुत समय तक, कोलकाता बोल रहा हूँ मैं, वेस्ट बंगाल के CM रहे थे, बुद्धादेव भट्टाचार्य जी, इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा अभी लेटली क्या है, सीताराम येचुरी, ये भी CPI के, कम्युनिस्ट पार्टी M के बहुत बड़े लीडर थे, इनका भी देहांत हुआ है। तो क्या है, अब 2 बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं जो भी CPI पार्टी से थे, इनका देहांत हुआ है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हमें समझना चाहिए। अभी इनकी थोड़ी विचारधारा के बारे में आप देख लें, है ना, वो तो उनका क्या था, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट प्रिंसिपल्स था। आपको पता ही होगा, पूरा कम्युनिस्ट है वो आपको पता ही है कहाँ से आया। मार्क्स का जो थ्योरी था, मार्क्स के बाद से जो लेनिन ने जो पूरा रशिया में रेवोल्यूशन लाया, आपको पता ही होगा। तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट तो आपको पता ही होना चाहिए। कार्ल मार्क्स की तो थ्योरी आपको पता ही है। अभी मैं उस पर बताने जाऊंगा तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर आज हम लोग फोकस रहते हैं हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो आपको मार्क्स का पता ही है, मार्क्स एक फेमस रहे हैं, उनकी जो थियरीज रही हैं सोसाइटी के बारे में, कैपिटलिज्म के बारे में, और किस तरीके से कैपिटलिज्म पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको कैसे
कैसा बना देता है, एक एक्सप्लॉयटेटिव बना देता है। उसके बारे में मार्क्स की पूरी थ्योरी आपको पता होना चाहिए। लेनिनिस्ट ने कैसे फिर उसी थ्योरी के बेसिस पे कितने बड़े बड़े रेवोल्यूशन बिल्ड किया रशिया में, आपको पता ही होना चाहिए। तो उनकी भी जो आइडियोलॉजी थी, सीताराम येचुरी जी की जो वो तो जो प्रिंसिपल्स था उनका भी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट प्रिंसिपल्स था, उस पॉलिटिक्स विचारधारा को वो मानते थे, ठीक है। उनका अगर कुछ 2-3 चीज़ें आपको मैं बता दूं जो इसके आर्टिकल में दिया हुआ है। पहली बात वो ना एंजुएशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए आपको पता ही है इनका एंजुएशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। आपको पता ही है कि फॉरेन कंट्री से भी हमारे देश में काफ़ी फंड आता है। कई बार वो फंडिंग आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए आता है, डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए आता है। कई बार वो पैसा एंटी नेशन एलिमेंट्स को भी दिया जाता है अपने एजेंडा फुलफिल करने के लिए, है ना। कॉर्पोरेट हाउसेस वो क्या कर देंगे कि वो जो फंड्स आते हैं बाहर से वो एनजीओज को दे दिया जाता है कन्वर्जन्स में, या अपने एजेंडा फुलफिल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो फर्स्टली ही वॉज अगेंस्ट द एंजुएशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। उसके बाद पहले ये था, उनका लगता था कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है हमारे देश में, और वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हमारे देश में एनजीओ का जो रूप है कि देश में चल रहा है, उसको वो गलत मानते थे। तो ही वॉज अगेंस्ट एंजुएशन ऑफ पॉलिटिक्स। उनको लगता था बाहर से फॉरेन फंड्स आ रहे हैं और वो एनजीओ अपने एजेंडा फुलफिल कर रहे हैं, देश में नकली प्रोटेस्ट क्रिएट करके, नकली माहौल बांध के अपने एजेंडा को फुलफिल करना। आपको पता होगा जो गवर्नमेंट भी आई है तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एनजीओ को बैन किया है जिनका देखा गया कि वो लोग अपने एजेंडा को फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको पता होगा तो गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट आने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद काफ़ी एनजीओ पे भी एक्शन लिया गया है ना। तो एक इनका भी ये मानना था कि एंजुएशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है देश के अंदर वो सही नहीं है, उसको हटाना चाहिए। दूसरा क्या उनका बोलना था, ही वॉज द क्रिटिक ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स। आइडेंटिटी बेस्ड, अभी आइडेंटिटी बेस्ड क्या है? देखिए आइडेंटिटी बेस्ड आपको पता ही है कि आइडेंटिटी क्या है। आप कास्ट बोल सकते हैं, रिलीजन बोल सकते हैं, एक क्लास की बात कर सकते हैं, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता था, है ना, देखो क्या है ना स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ इनका क्या बोलना था। ये इनका जो ये था आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स में इनका क्या कहना था, ये आइडेंटिटी बेस्ड जो पॉलिटिक्स है इससे एक नुकसान हो रहा है देश को। उनका क्या कहना था, अभी उनको बोलना था जो सोशल ऑर्डर है, जो आपको पता ही है आज़ादी से पहले, अब तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उसके पहले क्या था इंडिया में, एक फ्यूडल स्ट्रक्चर था। अब देखिए जो फ्यूडल सोसाइटी होती है ना, फ्यूडल सोसाइटी में स्ट्रक्चर क्या बना होता है। देखिए फ्यूडल स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपको पता है कि एक तो राजा होगा, है ना, फिर एक ज़मींदार होगा, है ना, और बाकी के लोग क्या होंगे, किसान होंगे या तो काम करने वाले लोग होंगे, फार्मर्स होंगे। तो जो ये फ्यूडल सोसाइटी जो होती है, फ्यूडल सोसाइटी का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑप्रेसिव होता है, कुछ क्लास के लिए ऑप्रेसिव होता है, और कुछ लोग नाइटहुड्स लेके और एक तरीके से जमींदारी लेके पावरफुल होते चले जाते हैं। तो फ्यूडल स्ट्रक्चर, उनका ये मानना था कि इंडिया एक फ्यूडल स्ट्रक्चर रहा है। और आज़ादी के बाद क्या है, पॉलिटिक्स आने के बाद क्या है, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हो गया है इंडिया में, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। तो उनका क्या कहना था कि ये जो अभी उसके बाद क्या हो रहा है, कास्ट कॉन्शियसनेस क्रिएट हो रहा है। अब देखिए दलित के लीडर, मुस्लिम्स के लीडर, बाकी कम यूबीसी लीडर, है ना, ये कास्ट ग्रुप का लीडर, उस कास्ट ग्रुप का लीडर। तो उनका क्या कहना था कि जो मेन प्रॉब्लम है, जो फ्यूडल स्ट्रक्चर का जो अभी भी रेमिनेंट्स है वो तो खत्म हुआ नहीं, और कास्ट कॉन्शियसनेस पे लोग वोट मांगने लग गए और पॉलिटिक्स चालू हो गई। तो उनका कहना था कि जो फ्यूडल स्ट्रक्चर का जो देन है वो तो खत्म हुआ ही नहीं, और ये आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स चालू हो गई। तो इससे क्या हो रहा है, क्लास के जो दो कास्ट ग्रुप्स हैं उनके बीच में ना शार्पनेस बढ़ रही है, उनका ये कहना था। बोला जो, और उससे क्या हो रहा है, जो ऑप्रेस्ड क्लास है वो मोबिलाइज हो रहे हैं, वो एक्टिव हो रहे हैं, और वो भी अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। तो उससे भी उनका क्या कहना था, मेन एजेंडा तो सॉल्व हो नहीं रहा है और पॉलिटिक्स और शार्प होते जा रही है।
और उससे उनका कहना था कि इसी वजह से दलित में भी एक, और दलित और बैकवर्ड क्लासेस में भी एक ना एक सेपरेट कंपार्टमेंट बनते जा रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर भी, है ना। और इससे क्या हो रहा है कि जो असल मुद्दा है फ्यूडल स्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होते हुए आइडेंटिटी पे पॉलिटिक्स चली गई और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, इनका ऐसा भी एक मानना था। तो पहले ने बोला था कि एजुकेशन और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ये इनके मुख्य, और उनका देखिए क्योंकि कम्युनिस्ट थे तो उनका बोलना ही था कि कैपिटलिज्म हैज टू बी ओवरथ्रोन, एंटी एम्परलिस्ट, है ना। आपको पता ही है देश पूरा गुलाम कैसे बना, एम्परलिज्म से ही तो बना है ना। हम जो कोई भी पावर के नीचे अगर इंडिया गया पहले भी पास्ट में तो क्यों गया है ये एंटी इंपीरियलिज्म जो पता ही आपको कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, पूरा वेस्ट यूरोप में आया है, पूरा वर्ल्ड को कॉलोनी बनाया है। और आपको पता होगा कि जो इंपीरियलिज्म जो भी आया भी है वो क्यों आया था, बिजनेस के लिए ही तो आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी था क्या, बिजनेस ही तो था कि जाओ कॉलोनीज बनाओ, रॉ मटेरियल लूटो और बहुत आगे बढ़ जाओ। तो मर्सेंटलिज्म जिसको हम कहते हैं वहीं से तो आया है सब। इंपीरियलिज्म क्या है, यही तो है। आज भी वो सॉफ्ट, अभी आज आपको पता ही होगा आज भी तो एक्सप्लोइटेड, आज पूरा अफ्रीका का एक्सप्लोइटेशन क्यों हो रहा है, रिसोर्सेस के लिए ही तो हो रहा है। तो पहले भी होता था पर अब उसका नया रूप आ गया है। अगर आप किसी भी कंट्री में बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स या फिर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर से वही दशा आ जाएगी। तो ये भी है, तो ही वॉज अगेंस्ट कैपिटलिज्म। और आपको पता होगा स्टूडेंट, अगर आप दुनिया को देखेंगे आज आपको पता होगा कि देखिए पूरा कैपिटलिस्ट हो जाएगा सोसाइटी समाज तो भी सही नहीं है, और पूरा कम्युनिस्ट हो जाएगा तो भी सही नहीं है। क्योंकि रशिया का फेलियर ये बताता ही है। रशिया आज क्यों पीछे, रशिया का यूएस का क्यों ब्रेक हुआ, इसीलिए हुआ ब्रेक, है ना। आज यूएस का कैपिटलिज्म क्यों वर्ल्ड में फैल रहा है, क्योंकि ग्रोथ इन्वेंशन हुआ और वहां से टेक्नोलॉजी जनरेट हुई और ह्यूमन कैपेसिटी का बेस्ट यूटिलाइजेशन हुआ तो बढ़ा। तो क्या है, कैपिटलिज्म भी बहुत सही नहीं है, पूरा हार्डकोर कम्युनिज्म भी सही नहीं है। अगर आपको पता होगा चाइना को अगर आप देखोगे तो क्या है ना, कम्युनिस्ट विद कैपिटलिस्ट कैरेक्टर्स। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री तो है पर उसका, और आप देखोगे तो वहां पे एफडीआई जा रही है, पूरा यूएस का अमेरिका का एफडीआई वहीं है। तो पूरा ट्रू कम्युनिस्ट थोड़ी है, कैपिटलिस्ट कैरेक्टर भी है चाइनीज का, चाइना का। तो उस एंगल से आपको पता होना चाहिए कि आज वर्ल्ड में यूएस में भी आप देखोगे, यूएस में है फ्रीडम, कैपिटलिज्म है, पर आप देखोगे तो वहां पे भी सोशल स्कीम खूब चलाए जाते हैं, सोशलिस्ट स्कीम वहां पे भी खूब चलता है। ओबामा केयर क्या था, आज भी वहां पे देखोगे तो बेरोजगारों को भी वहां पर भी फंड्स मिलता है, सब्सिडीज मिलती है, दिया जाता है वहां पे भी। तो क्या है, ये दो विचारधारा स्टूडेंट्स हमें एज ए स्टूडेंट, क्या मार्क्सिज्म था, क्या लेनिज्म था, है ना, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, सबके बारे में, सबका ड्रॉबैक, सबका स्ट्रेंथ, एंजुएशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है ना, कैपिटलिज्म का क्या डेंजर है, सब पता होना चाहिए। और उस एंगल से हमें इस न्यूज़ को देखना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अभी एक न्यूज़ है स्टूडेंट, आपको पता ही है कि स्मॉल पॉक्स, एमपॉक्स का केसेस अब इंडिया में भी आने लग गया है ना। तो एक जो इंपॉर्टेंट इसकी रिलेटेड न्यूज़ क्या है, बावारियन नॉर्डिक वैक्सीन द फर्स्ट शॉट अगेंस्ट एमपॉक्स। इसके लिए मैंने डिटेल एक आर्टिकल भी मैंने लिया था, मैंने उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था ये क्यों है। आप अगर अभी आए हैं तो वो वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है ये बावारियन नॉर्डिक वैक्सीन के बारे में, बहुत डिटेल में कवर किया है। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। रेलवे बोर्ड चेयरमैन फ्लैग शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। आपको पता ही होगा लेटली स्टूडेंट क्या हुआ है, रेलवे एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, आपको पता ही होगा, बहुत मैसिव एक्सीडेंट्स हुए हैं लेटली। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं अगर हम लोग तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में पहले रेलवे बजट होता था, रेलवे बजट होता था, और रेलवे बजट में नए नए स्कीम्स, नए नए फंडिंग्स, नए नए रेलवे लाइंस सब डिस्कस होता था। पर अब क्या है, रेलवे बजट नई गवर्नमेंट आने के बाद उसको स्क्रैप कर दिया गया कि रेलवे बजट नहीं होगा। तो अभी एक नॉर्मल बजट होता है हमारे यहाँ पे। गवर्नमेंट ने उसका ये आर्गूमेंट दिया कि वर्ल्ड में कहीं पे ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं रेलवे बजट का, रेलवे बजट ऐसा सच पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो ऐसा आर्गूमेंट लेके और गवर्नमेंट कहता है कि रेलवे को हम मेन बजट में ही फोकस करेंगे, वैसा करके हम बनाएंगे। तो
तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है स्टूडेंट, आपको पता होगा रेलवे का मैसिव एक्सीडेंट्स अभी लेटली कुछ सालों में रेलवे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और मैसिव एक्सीडेंट्स हुए हैं सारे, है ना। तो क्या पाया गया, अभी जो रेलवे का जो जो नए चेयरमैन आए हैं सतीश कुमार, इन्होंने क्या क्रिटिकल कंसर्न्स क्या रेज किया, क्रिटिकल मैन पावर शॉर्टेज का, मैन पावर शॉर्टेज का उन्होंने जिक्र किया। देखिए उनका क्या कहना था कि इंडिया के अंदर जो सर्विसेज है ना वो इंक्रीज कर दी गई है, पर क्या है मैन पावर अभी उसके लायक है नहीं। उनका ये कहना था, अगर ये पूरे आर्टिकल में उन्होंने यही समझाया कि रेलवे का जो, अगर आप देखोगे, देखिए उन्होंने बताया, हाईलाइटेड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, particularly the increase in new lines and trains. He emphasized the need for the creation of new posts for effective monitoring, execution of various projects, maintenance of new assets, and smooth and safe operation of trains. There is an urgent requirement of additional manpowers. है ना। तो इस पूरे आर्टिकल में स्टूडेंट मेन क्रक्स यही था कि क्या हुआ है, गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं, नए एवेन्यूज जनरेट करना, नए स्ट्रक्चर क्रिएट करना, नई ट्रेन चालू करना, नया इंफ्रा क्रिएट करना। तो उनका क्या करना था, उनका ये कहना था कि रेलवे के अंदर इंफ्रा तो बड़ा है पर मैन पावर की शॉर्टेज है और शॉर्टेज की वजह से एक सीरियस कंसर्न है ना। तो ये उनका कहना था। अगर आप यहां पर देखेंगे, underlining the urgent need of manpower, Mr. Kumar noted that the number of locomotives increased from 11,800 से बढ़कर 11,800 ट्रेनों से बढ़कर आज की जो ट्रेन का जनसंख्या है 15,570 है। तो आप देखोगे तो लगभग 4,000 ट्रेनें बढ़ी हैं, विच वॉज 59.86% इंक्रीज, है ना। ये इतना 60% का बढ़ोतरी हुई है। दिस ग्रोथ वॉज एक्म्पनीड बाई द राइज इन द नंबर ऑफ लोकल शेड्स भी बढ़े, वर्कशॉप बढ़ा, रनिंग रूम्स भी बढ़ा, है ना। और ये सब चीजों को चलाने के लिए एडिशनल मैन फोर्स की जरूरत है जो बढ़ पाई नहीं, है ना। फिर इनका ये कहना था, देखेंगे आप तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो भी बढ़ा है ना, रूट्स भी बढ़े हैं, है ना। पर ये सब चीज के इनके अर्निंग्स भी बढ़ी है, रेलवे से अर्निंग्स भी गवर्नमेंट की बढ़ी है, फिर भी मैन पावर शॉर्टेज। आपको पता ही है सरकार हर साल भर्ती निकालती नहीं, और आप देखोगे चाहे वो रेलवे हो या अदर स्ट्रीम्स ऑफ गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैन पावर शॉर्टेज तो इंडिया में बहुत जगहों पर है। चाहे वो एजुकेशन ही देख लीजिए, टीचर की भर्ती देख लीजिए आप, है ना, IAS IPS के पोस्ट देख लीजिए, खाली है, लैटरल एंट्री चल रहा है। तो रेलवे में भी ये प्रॉब्लम है ना। तो गवर्नमेंट को भी रेगुलरली, टाइमली, पुलिस का आप देखिए, लेबर, आप लॉयर्स का देख लीजिए, शॉर्टेज ही तो चलता है, डॉक्टर्स का देख लीजिए आप, है ना। बहुत बड़ा इसलिए प्रॉब्लम है स्टूडेंट। आपको पता है जब मैन पावर वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, अगर मैन पावर नहीं होगा तो सब काम ऐसे ही चलेंगे राम भरोसे, तो एक्सीडेंट्स तो होंगे ना। तो ये हमें स्टूडेंट, जब ये चीज़ें आ रही है न्यूज़ में, हमें पता होना चाहिए, है ना, क्यों हो रहा है। देखिए उनका कहना भी था, इंक्रीज लाइन्स एंड ट्रेन्स, नीड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट भी बनाना पड़ेगा और मोर स्टाफ भी चाहिए होगा सेफ रेलवे ऑपरेशंस के लिए। बहुत चल रहा है, पता होना चाहिए। बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं लेटली, काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं और मैसिव एक्सीडेंट्स हुए हैं, है ना, पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी एक ये न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है स्टूडेंट्स, फिर भी क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेशन है तो पता होना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर टू बी रिनेम्ड एज विजयपुरम, विजयपुरम डिक्लेयर किया जाएगा पोर्ट ब्लेयर को, है ना। पोर्ट ब्लेयर आपको पता ही है, अंडमान निकोबार का कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर, है ना। उसको क्योंकि, और ये पोर्ट ब्लेयर क्या ब्रिटिशर्स का नाम दिया गया है, तो उसको भी हटाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ब्रिटिश लेगेसी को हटाएं, है ना। हमारे यहाँ पे कॉलोनियल माइंडसेट है, आपको पता ही होगा, थोड़े साल पहले बॉम्बे को हटा के मुंबई कर दिया गया, बॉम्बे को मुंबई बना दिया गया, ये भी उनका ही नाम दिया गया था ब्रिटिशर्स का। आपको पता होगा कैलकाटा को कोलकाता कर दिया गया,
वैसा ये भी कॉलोनियल रेमनेंट है, इसको हटा के विजयपुरम कर दिया गया, कर रहे हैं, हमें सरकार ने सोचा है ना। द आइसलैंड टेरिटरी दैट वंस सर्व्ड एज द नेवल बेस ऑफ चोला एम्पायर, है ना, इज टुडेज पॉइज्ड टू बी क्रिटिकल बेस फॉर आवर स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट एस्पिरेशंस। आपको पता ही होगा, मैंने लेटली एक न्यूज़ में कवर किया था कि निकोबार में हम लोग एक अपना बेस बनाना चाह रहे हैं, है ना। वहाँ पर शोम्पेन ट्राइब भी है निकोबार्स में, और वो क्यों किया जा रहा है कि चाइनीज़ का प्रेजेंस बढ़ रहा है, वहाँ पे मलाक्का स्ट्रेट है, वो चोक पॉइंट है, तो गवर्नमेंट भी वहाँ पे डेवलपमेंट लेके जा रही है, और साथ में अभी एक जो कॉलोनियल रेमनेंट है इसको भी चेंज कर रही है। भाई इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, पूछ लेगा तो पता होना चाहिए। अभी स्टूडेंट ये न्यूज़ मैंने एक उठाया है, एंट्री ट्रस्ट ब्रीचेस सस्पेंड्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट ऑपरेशंस। देखिए क्या है, ए लॉ मेकर ऑफ इंडिया रूलिंग पार्टी, आपको मैंने ई कॉमर्स के ऊपर काफ़ी न्यूज़ कवर किया था। मिनिस्टर हमारे गोयल हैं, गोयल मिनिस्टर जो हमारे ई कॉमर्स जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं गोयल, हाँ, उन्होंने ये फ्लैग किया था कि चल रहा है अमेजॉन इस ई कॉमर्स कंपनियाँ इंडिया में सही से रूल्स बाईपास करके ऑपरेट कर रही हैं ई कॉमर्स कंपनियाँ। तो ये आपको पता होना चाहिए, अमेजॉन पता होना चाहिए, फ्लिपकार्ट का क्या चेहरा पता होना चाहिए। देखिए क्या न्यूज़ में आया था, ए लॉ मेकर ऑफ इंडिया रूलिंग पार्टी एंड ए की रिटेलर्स ग्रुप urge the government to suspend the operation of Amazon and Walmart's Flipkart in the light of antitrust breaches, है ना। India's antitrust investigation reports which are not public found Amazon and Flipkart violated local competition laws by giving preferences to selected sellers, priority to certain listings and hurting competition। हमारे देश में कंपटीशन कमीशन एक्ट है, आपको पता ही होगा, कंपटीशन कमीशन एक्ट जो मार्केट को मोनोपोली या मोनोपोलाइज्ड होने से बचाता है, क्योंकि मार्केट तो तब अच्छा चलेगा ना जब कंपटीशन में इक्वल होगा। अब आप समझ लीजिए कि आपके घर के 10 किलोमीटर के रेंज में अगर एक ही किराने की दुकान है तो क्या होगा, वो किराना वो समझ जाएगा कि भाई 10 किलोमीटर कोई है ही नहीं, मेरे से तो लेना ही है, मैं कुछ भी दाम लगाऊं, कुछ भी कंडीशन लगा तो लेना तो पड़ेगा। तो मार्केट में कंपटीशन बहुत होना जरूरी, जब कंपटीशन होगा तो एक दिन यहाँ से लोगे, दूसरे दिन आप उस दुकान से लोगे, तो उसको लगेगा मेरे यहाँ नहीं ले रहा है, तो आपको सही टाइमली भी देगा, सही माल भी बेचेगा। तो कंपटीशन मार्केट का बहुत बेसिक फंडामेंटल है ना। आपको पता होगा मोनोपोली, ओलिगोपोली और तमाम मार्केट में कंडीशंस होते हैं जहाँ मार्केट में एक मेजर प्लेयर बन जाता है और सबको पीछे छोड़ देता है। तो ये जो एंटी ट्रस्ट ब्रीचेस ना, आप देखेंगे आप बड़े बड़े जायंट्स में यूरोप में चल रहा है आज, पूरे गूगल के ऊपर यूरोप ने पेनलाइज किया है, यूएस के अंदर गूगल के ऊपर फाइन्स लगाए जा रहे हैं, एप्पल के ऊपर लगाया जा रहा है, और अगर आप देखोगे पूरे गूगल के ऊपर यूरोप में इतने सारे केसेस चल रहे हैं, अमेजॉन के ऊपर, गूगल के ऊपर। सब एंटी ट्रस्ट ब्रीचेस क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये लोग जायंट्स हैं, पैसा लेके आ रहे हैं एफडीआई के नाम पे, यहाँ के जो छोटे रिटेलर्स बायर्स हैं उनकी तो हैसियत नहीं है उनसे कम्पीट करने की, तो यहाँ पे लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करके पूरा मार्केट कैप्चर कर रहे हैं और सारे लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करके अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। बाकी नीचे के रिटेलर्स का जॉब जा रहा है, कंज्यूमर इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इसलिए न्यूज़ में आया था स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि टेक जायंट्स आ रहे हैं, क्या थ्रेट्स है, पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें हो रही है। और वैसे भी डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर सवाल आया था, तो डिजिटल इकोनॉमी का प्रोस कौन समझाना आना चाहिए, गिग इकोनॉमी क्या है, ई कॉमर्स कहाँ नुकसान कर रहा है, ये सब तो डिजिटल इकोनॉमी का ही तो फॉल आउट्स है। गिग इकोनॉमी, ई कॉमर्स किसका फॉल आउट है? सब डिजिटल इकोनॉमी का फॉल आउट्स है। तो प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग नहीं होगा तो ये सब चलता रहेगा, और नुकसान किसका होगा? कंज्यूमर का और छोटे दुकानदारों का। तो ये सब हैपनिंग्स पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है स्टूडेंट्स, ये अष्टामुडी ना एक आपको पता होना चाहिए, ये ना रामसार साइट है, रामसार साइट है। अब ये न्यूज़ में क्यों आया? पहली बात आपको स्टूडेंट, ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। हम और क्या है इसमें, क्या हुआ, अष्टामुडी लेक है केरला का, कोई कोई पूछ लेता है कि कहाँ है, कौन सा लेक है, रामसार साइट है कि नहीं है, तो केरला में है, अष्टामुडी रामसार साइट है। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या है, इसके अलावा और क्या देखने वाली बात है इस न्यूज़ के अंदर? पहली बात तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स। आपको
आपको पता होगा 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स भी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडिया में। अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, बताना आना चाहिए। लिखोगे तो अच्छा लगेगा, आंसर अच्छा लगेगा। आपको ये भी बताना चाहिए कि अगर हमारी इकोलॉजी कैसे खराब हो रहा है तो वहाँ पे एग्जांपल देके बताना चाहिए। अभी क्या है, ये न्यूज़ में आया था, न्यूज़ में आने के बाद क्या स्टूडेंट, आपको पता होगा हमारे देश में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो बना ही था, उसके अंदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स भी बने हैं। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी होता है। जब कोई मेजर प्रोजेक्ट्स जब किया जाता है तो कितना हानि पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा एनवायरनमेंट को, उसके लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा हमारे देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको बोलते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का काम क्या है आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और बाकी केसेस में भी उलझा रहता है। तो एनवायरनमेंट में आपको पता है एनवायरनमेंट थोड़ा टेक्निकल चीज है ना, तो टेक्निकलिटीज है वहाँ पे, तो टेक्निकल थोड़ा सा रूल्स और लॉ के अलावा वहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी चाहिए। तो और एनवायरनमेंट पे स्पेशल फोकस भी पड़े, इसलिए एनजीटी का गठन किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना। तो ये भी आपको एक पढ़ना चाहिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट क्या है, क्या संस्थाएं बनी है, क्या उसका मुख्य काम है। तो क्या हुआ, ये जो है ना, तो ये जो हमारा ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, उन्होंने सुमोटो ये मैटर लिया अपने निगरानी में, और पाया गया कि जो अष्टामुडी लेक है केरला का, जो एक रामसर साइट है, वो साइट देखिए, आप दिख रहा है अभी फोटो में कितना पॉल्यूटेड है ये रामसर साइट। तो वहां पाया गया कि एक तो वहां पे जो पानी है उसका वो नहाने लायक भी नहीं है, बाथिंग लायक तो है नहीं। तो आपको स्टूडेंट इसमें क्या देखना चाहिए, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है आपको पता होगा, जो फिशेस रहते हैं, जो ऑर्गेनिक लाइफ रहती है, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के मछलियां सांस वही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से लेती हैं, अपने गिल्स के थ्रू, है ना, कि उनका हमारे ऐसा लंग्स तो होता नहीं, गिल्स होता है मछलियों में, तो वो गिल से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेती है अपने जीवन के लिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए, उसके आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पता होना चाहिए, बीओडी। और ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स है, उन प्रोटेक्शन रूल्स में बनाया गया है कि लेक के पानी की दूरदर्शक कैसी होनी चाहिए, तो उसका भी उल्लंघन था, इसीलिए ये न्यूज में आया। सबसे लास्ट बात, डिसॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पता होना चाहिए, और लास्ट में आपको पता होना चाहिए माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में। आपको आज पता होगा ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये बहुत फाइन नैनो साइज के ना प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। ये क्या होता है, मछलियों में शेल्स, मछलियों के जो ऑर्गेनिक लाइफ है वहाँ पे, उनमें चली जाता है, तो आदमी उसको खाएगा तो आदमी में भी आ जाएगा माइक्रो प्लास्टिक। तो माइक्रो प्लास्टिक ऑलरेडी आदमी के अंदर भी पाया जाता है। पर क्या है, वर्ल्ड में आप देखोगे कॉस्मेटिक की इतनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, शैम्पू है, फेस वॉश है, तमाम चीज़ें आज यूज़ होती हैं, है ना, मेकअप के कितने सारे सामान यूज़ होते हैं। तो ये सब क्या है, वो सब में माइक्रो प्लास्टिक्स रहते हैं। वो जो हम नहा रहे हैं तो सीवरेज के थ्रू सब समुद्र में जा रहा है, रिवर इकोसिस्टम्स में जा रहा है, लेक्स में जा रहा है, और वो पूरे इकोसिस्टम को ही इफेक्ट कर रहा है। तो पता होना चाहिए, कोई एग्जाम अच्छा आर्टिकल है, रिपोर्ट लिखना पड़ गया, कहीं पे हमें एक ऐसे लिखना पड़ गया, तो ये अच्छे एग्जाम्पल निकाल के दिखाना आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये अष्टामुडी लेक को आप देखिए, है ना, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के में थोड़ा पढ़िए, थोड़ा एनजीटी के बारे में पढ़िए, थोड़ा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़िए। यही था इस न्यूज़ में देखने लायक, और जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अभी आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, अभी ये न्यूज़ क्या है स्टूडेंट, ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि इफेक्टिव ऑयल इंपोर्ट ड्यूटी 27.5%, फार्मर विल बेनिफिट। अभी क्या स्टूडेंट आपको पता होगा ना, हम लोग अभी भी ऑयल सीड्स में नेट इंपोर्टर हैं। देखिए इतना बड़ा देश है, फसल फार्मर की जनसंख्या 50% के लगभग है, 50% पॉपुलेशन हमारा फार्मिंग में ही बैठा हुआ है ना, लेबर फोर्स का। उसके बाद आपको पता होगा इतना लैंड है, इतने फार्मर हैं, उसके बावजूद भी पल्सेस आप देखोगे तो इंडिया इंपोर्ट करता है, पल्सेस भी हम इंपोर्ट करते हैं। ऑयल सीड्स भी आप देखोगे तो इंपोर्ट ही होता है, वो भी इंडिया में इंपोर्ट होके ही आता है।
तो इंडिया ये दोनों, अगर पल्सेस इंपोर्ट कर रहे हो आप, ऑलसीड इंपोर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप इसके लिए भी फॉरेक्स ही दे रहे हो। लैंड है, लैंड होते हुए भी, फार्मर की जनसंख्या होते हुए भी ये तो चल ही रहा है इंडिया में, इंपोर्ट में ही डिपेंडेंट है, पल्सेस के लिए, ऑलसीड के लिए भी। हाँ, अब क्या हुआ, देखिए गवर्नमेंट कोई चीज इंपोर्ट करती है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। तो अभी क्या हुआ है, इफेक्टिव ऑयल इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगभग 28% है, 28%। अब इसका हमारे फार्मिंग मिनिस्टर हैं, उनका क्या कहना है, ये हेल्प करेगा किसको, लोकल फार्मर्स को, लोकल फार्मर को। अभी क्या हो रहा है, बाहर जो इंपोर्ट के थ्रू जो तेल आ रहा होगा, हमारे ऑयल सीड्स आ रहे होंगे, वो सस्ते दाम में आ रहा होगा। अब जहां प्रोड्यूस हो रहा है बल्क में, वहां पे हो सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो, तो हर हेक्टर पे अच्छी पैदावार हो रही है ना। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर साइंटिफिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनका प्रोडक्शन अच्छा है, तो वो सस्ते में इंडिया में भेज रहे हैं। तो इंडिया में सस्ता जब तेल आ रहा है, तो जो यहाँ का किसान का फसल कौन खरीदेगा, बहुत सस्ते से बाहर से ही आ जा रहा है। तो क्या है इफेक्टिव, इनका हमारे फार्मिंग मिनिस्टर का जो है, फार्मर का जो मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है, उनका कहना है कि जो इफेक्टिव जो इंपोर्ट ड्यूटी 28% की हमने रखी है, तो उससे क्या होगा, लोकल जो फार्मर है उसको फायदा मिलेगा। क्या होगा, जब ये बाहर इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ जाएगी, तो लोकल फार्मर अगर ऑयल सीड पैदा करने लग जाएंगे, तो ऑयल सीड पैदा करने से आपको पता है सॉइल को भी बहुत बेनिफिट मिलता है। आपको पता होगा कि अगर ये भी होता है, क्रॉप को भी हम कहते हैं कि एक टर्म होता है ना, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर समझ के चलिए एक सेरेल क्रॉप उगा दिया, फिर पल्सेस, क्रॉप रोटेशन होता है। तो क्रॉप रोटेशन आपको पता होगा कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो क्या होगा, ये इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ेगी तो फार्मर क्या करेंगे, ऑयल सीड उगाएंगे, तो हमारे फॉरेक्स जो हम आज खर्च कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ेगा, हमारे सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। दूसरी बात, हमारे सॉइल की कंडीशंस भी इंप्रूव होगी, फार्मर का जब प्रोक्योरमेंट अच्छा होगा तो उसकी आमदनी भी अच्छी होगी, है ना। तो उस एंगल से स्टूडेंट्स ये देखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम अभी भी पल्सेस इंपोर्ट करते हैं, ऑयल सीड्स भी इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, पर ये इफेक्टिव पॉलिसी लाने से क्या फ़ायदा मिलेगा हमारे देश को, हमारे किसान को, हमारी धरती को, उसके बारे में भी हमें एक अंदाज़ा होना चाहिए। तो हमें उस एंगल से देखना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही था इसमें से। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये एक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इमरजेंसी प्रोविजन। हाँ, ये क्या है, हाउ डू इमरजेंसी प्रोविजंस इम्पैक्ट सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। अभी इसके अंदर ना स्टूडेंट, आपको पता होगा, देखिए हमारा जो देश है ना, वो क्वाजी फेडरल है, ट्रू फेडरल स्टेट थोड़ी है। ट्रू फेडरल कौन सा है, यूएस है। ट्रू फेडरल स्टेट अगर देखेंगे तो ट्रू फेडरल यूएसए है। अभी क्या होता है, यूएसए में आप देखोगे तो वहां पे डुअल सिटीजनशिप होता है, ट्रू फेडरल में डुअल सिटीजनशिप, है ना। और उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में प्योर सेपरेशन होता है ना। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का सेपरेशन भी होता है। और वहाँ पे आप देखोगे तो यूएस का जो सिटीजन होता है, जिस स्टेट में रह रहा वहाँ का सिटीजन भी होता है और यूएस का भी सिटीजन होता है वो, है ना। तो ट्रू फेडरल तो इंडिया है नहीं, इंडिया क्वाजी फेडरल है। तो इंडिया कहीं आप देखोगे तो इंडिया में आप देखोगे तो यूनिट, कई बार प्रेसिडेंट रूल आप देखो, नेशनल इमरजेंसी देखो, है ना। तो इसमें क्या होता है, इंडिया और इंडिया के अंदर उसके अलावा फेडरलिज्म भी है, हर स्टेट लिस्ट शेड्यूल 7 में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, स्टेट क्या कर सकता है, सेंटर क्या कर सकता है। पर कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो पूरे फेडरलिज्म को खत्म करके सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देता है। और वो कौन से दो मुख्य आर्टिकल हैं, आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356। अभी जो आर्टिकल 355 है ना स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली न्यूज़ में क्यों आया है, ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि जो मणिपुर में आज जो क्राइसिस चल रहा है, मणिपुर में अगर आप देखोगे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम हो गया इसको, हाँ। और अभी दोबारा से फ्लेयर अप हो रहा है। तो क्या है, जब आपको पता है जब लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी ब्रेक हो जाएगी तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसको चला ही नहीं पा रहा है,
स्टेट गवर्नमेंट तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं। अभी आपको पता ही होना चाहिए सिटीजन और गवर्नमेंट में रिलेशन क्या है, कि सिटीजन ने वोट कर दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट का भी ड्यूटी है कि सिटीजन के सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्यूटी है उसको फॉलो करे। अब क्या हो रहा है, जब इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है, मणिपुर जैसा वायलेंस हो रहा है, कोई किसी की जान ले रहा है, कहीं पर रेप हो रहा है, बाकी की घटनाएं हो रही हैं, तो आपको पता ही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहाँ गया, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया, सब खत्म है। तो ऐसे मुद्दे में क्या होता है, सेंटर के पास अधिकार है स्टेट को पूरा अपने कंट्रोल में ले लेने का, ताकि वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको ठीक कर पाए। तो जो आर्टिकल 355 है, ये क्या होता है, ये एक सेंटर पे अथॉरिटी भी, सेंटर पे एक ड्यूटी भी लगाता है, एक ऑब्लिगेशन भी लगाता है कि जितने भी स्टेट हैं वो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, इसकी जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डालता है। 300 आर्टिकल 55। देखिए ऐसे तो स्टेट रैंडमली किसी पे भी प्रेसिडेंट रूल लगा देगा। अभी आपको पता ही है हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल का बहुत पुराना हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है। बहुत बार पॉलिटिकल पर्पस से लेके पॉलिटिकल पर्पस के लिए ही प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, सरकार को गिराने के लिए कर दिया गया है, डिस्टेबलाइज करने के लिए भी लगा दिया गया है। तो कुछ जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं, है ना, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमिटीज के जो मेंबर्स हैं, तो उन्होंने भी इन सब चीज़ों के बारे में पहले सोचा गया। तो उनको पता था कि इंडिया के अंदर में भी टेंडेंसीज है, रिलीजियस टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है, टूटने का डर है, तो ऐसे स्पेशल प्रावधान हमारे स्टेट में डाले गए थे। उनको पता था कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स जगह है, तो एक विचारधारा में लाना एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा, है ना। तो यही चीज़ों को देखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 355 356 का आर्टिकल प्रोविजन डाला गया। 355 क्या बोलता है, सेंटर की ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे स्टेट वर्क करने चाहिए, और 356 के जब लॉ एंड ऑर्डर मेजर पूरी ब्रेक हो जाए तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा के उसको कंट्रोल में लेके पूरा सेंट्रल डोमेन में उसको ला के पूरा वहां का जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म करो। तो फेडरलिज्म मैंने बताया क्वाजी फेडरल है, टू फेडरल तो हम है नहीं, तो ये प्रावधान है 355 से, एक ऑब्लिगेशन है सेंटर के ऊपर कि स्टेट सही से काम करे, और जब नहीं करे तो रूल लगा दो, प्रेसिडेंट रूल लगाओ और पूरा अपने कंट्रोल में लेके उसको सेट कर दो आप। तो ये तो है ना। तो देखिए यहाँ पे वही दिया हुआ है, प्रेसिडेंट रूल लगाकर गवर्नमेंट पूरे प्रोविजन। पर इसमें क्या हुआ है आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो डॉक्टर अंबेडकर थे, उनका ये क्या कहना था कि वो ये मानते थे कि ये जो चीज़ें, तो जो आर्टिकल है कभी इंडिया में लागू होंगे ही नहीं, ये उनका मानना था। उनको लगता था कि जो सरकार होगी बहुत जिम्मेदार होगी, बहुत सोच समझ के ये सब चीज़ें को इन्वोक किया जाएगा। पर आपको पता ही उसके बाद क्या क्या हुआ है, उसके बाद बड़े बड़े मेजर जजमेंट्स भी आए। एसआर बोमई आप जजमेंट देखना मिसयूज के बारे में, कि बहुत जब मिसयूज उसका होने लग गया पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, मेन एजेंडा भूल के सरकार को गिराने और डिस्टेबलाइज करने के लिए ही होने लग गया, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करके बड़े बड़े जजमेंट देना पड़े। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन सा है, एसआर बोमई केस 1994 का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, पता होना चाहिए। एसआर बोमई जजमेंट, एसआर बोमई, तो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन ला दिया, कब लगा सकते हो आप, कैसे दशा होगी तब लगा सकते हो, क्या मल्टीपल एविडेंस था आपको लगाने से पहले, है ना। ये सारे दस्तावेज कोर्ट अपनी निगरानी में लेके चेक करेगा और तब देखेगा सही लगेगा गलत लगेगा। तो ये रोकने के लिए किया गया। तो एसआर बोमई केस पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको इस पे देखिए 2-3 मुख्य आर्टिकल्स है। एक तो सरकारिया कमीशन। फिर ना क्या हुआ, जब बहुत अब्यूज होने लग गया तो गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए कि कैसे रिलेशनशिप बनाया जाए, क्या सुधार लाया जाए, तो सरकार ने क्या किया, इंपॉर्टेंट कमेटी फॉर्म किया। पहला सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप, इसके बारे में पता होना चाहिए। 1987 में सरकारिया कमीशन 1987 का, ये पता होना चाहिए। उसके बाद नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में। और लास्ट में आपका पुंची कमीशन आया, पुंची कमीशन। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में काफ़ी पूछ रहा है ये कमीशन किस लिए था, वो कमीशन किस लिए था। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन 2010, तो सरकारिया, एनआरसीडब्ल्यू और पुंची कमीशन पता होना चाहिए। बाकी ये इसलिए आर्टिकल आया था कि मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो क्या वो वहाँ पे माहौल ही अलग हो गया है, तो अभी तक वहाँ लगाया क्यों नहीं गया, इस पे आई थी ये बात।
क्यों ना सेंटर इसको अपने कंट्रोल में लेके ही वहाँ की लॉ स्थिति ठीक कर देता है, क्योंकि आपको पता ही होगा आज बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में भी है, मणिपुर में भी है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ब्रेकडाउन के बाद भी नहीं लगाया गया। तो उनका ये जो ऑथर हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, उनका कहना है कि जो सिचुएशन है वो बहुत ग्रेव है। अगर ये आर्टिकल भी अगर यूज नहीं किए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जो समाधान मणिपुर का जो सोल्यूशन है जल्दी आना चाहिए, ये मुख्य ऑब्जेक्टिव था इस आर्टिकल का। पर इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीतास, है ना। अभी देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं। क्या होता है ना, देखिए आपने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इकोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल है, पूछेगा तो बताना आना चाहिए। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन का हमने पढ़ा होगा। फूड चेन क्या होता है ना, जब नेचुरल इवोल्यूशन होता है, नेचुरल चीजें इकोसिस्टम जब इवॉल्व होता है तो क्या होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, पाइनर स्पीशीज होते हैं। जैसे ही समुद्र से सतह से एक लैंड सरफेस बाहर आता है, लावा फटने से या अपलिफ्टमेंट हो गया, है ना, तो अगर लैंड सरफेस ऊपर आ जाता है तो पहला क्या होता है, पाइनर स्पीशीज वहां पे जाती हैं जो बेस बिल्ड करती हैं। फिर उस बेस के ऊपर ही ना इकोसिस्टम डेवलप होते 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 एक फुल फ्लेज फूड चेन क्रिएट हो जाता है। इकोसिस्टम बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाता है और ये बहुत टाइम लेता है ना। पर आप समझ के चलिए, जो एक फूड चेन जो होता है ना, बहुत एक कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप होता है इसके अंदर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप होता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है फूड चेन में। आपको पता है कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, कुछ डिकम्पोजर होते हैं, उसका एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप होता है ना। तो क्या होता है स्टूडेंट, आपने इसकी के अंदर ना एक इकोलॉजिकल नीश होता है, नीश, इकोलॉजिकल नीश क्रिएट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये हर नीश में एक जानवर का एक अपना काम होता है। एक नीश के अंदर एक जो नीश, पूरे इकोसिस्टम में नीश बनता है, तो नीश क्या होता है, उस जानवर की स्पेशलिटी होता है। हो सकता है उसकी उसी काम के वजह से हजारों ऑर्गेनिज्म उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। वो ऑर्गेनिज्म को पता भी नहीं होगा, वो उसका ईटिंग हैबिट हो सकता है, उसका एक्सक्रीशन का हैबिट हो सकता है, उसका रहने का तरीका हो सकता है ना, जीने के लिए जो उसको चीज़ें जरूरत रहती है वो हो सकता है। तो उससे क्या होता है, उस पे ही और पूरा फूड चेन में बाकी जानवर भी डिपेंडेंट रहते हैं। तो आप जैसे ही जानवर को हटाओगे ना, तो बाकी उसका असर बाकी जानवर पे भी दिखाई देगा, इकोसिस्टम पे भी दिखाई देता है। तो कैसा है, आपको पता होगा, अफ्रीकन चीतास इंडिया, जो चीतास थे इंडिया में, वो एक टाइम हुआ करते थे, अब एक्सटिंक्ट हो गए। तो एक्सटिंक्ट हो गए तो वो नीच खत्म हो गया। अब उसको आप ह्यूमन इंटरवेंशन से फिर डालना चाह रहे हैं, तो अब वो क्या है, वो इकोसिस्टम वहां का बदल गया, क्योंकि नीच खत्म हो गया तो वो इकोसिस्टम ही चेंज हो गया, है ना। जो उस टाइम चीतास पे जो स्पीशीज और जानवर रहे होंगे वो भी विलुप्त हो गए। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अफ्रीकन चीता में खूब पैसा लगाया गवर्नमेंट ने, है ना। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है, चीता आए इंडिया में, चीता का पॉपुलेशन बढ़े, क्योंकि एक पहले था एक्सटिंक्ट हो गया। इससे दो चीज होगा, एक तो एशिया चीता जो है केवल ईरान में पाया जाता है, उसका संरक्षण होगा, इंडिया में एक प्रजाति यहाँ पे भी जन्म लेने लग जाएगी। एक तो ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, हमारा एक चीता जो था वो लॉस्ट हो गया तो इंडिया में दोबारा आ जाएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है कि टूरिज्म बढ़ेगा, है ना, टूरिज्म बढ़ेगा और उससे भी रेवेन्यू जनरेशन होगा, है ना, ये भी है। पर अभी क्या पाया गया, पर अभी देखिए जो नेशनल चीता जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चीता जो प्रोजेक्ट है ना, ये अगर आप देखोगे कूनो नेशनल पार्क में किया गया, है ना। सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क में ट्राई किया। अब इसको मैनेज कौन कर रहा है, आपको पता होना चाहिए, NTCA, नेशनल टाइगर जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वही इसको मैनेज कर रहा है। अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के MOEFCC आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर NTC है। अभी NTC ही प्रोजेक्ट चीता भी देख रहा है। मैंने ये बताया कि इकोलॉजिकल नीश होता है, जो विलुप्त हो गया तो नीश खत्म हो गया, अब बाकी के डिपेंडेंट जानवर भी खत्म हो गए, अब दोबारा बनाया जा रहा है। अब कैसे किया जा रहा है, उनको यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल करके। पर हुआ क्या है, अभी तक प्रोजेक्ट चीता के अंदर कुछ ऐसा सक्सेसिव अच्छा कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया है।
अब जो चीता लाए भी गए हैं, जो कूनो नेशनल पार्क में आपसे कह रहा हूँ, वहाँ इनको कूनो नेशनल पार्क एक जगह है, कूनो नेशनल पार्क एक जगह थी। दूसरा था गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद थर्ड बन्नी जो ग्रासलैंड है, थर्ड बन्नी ग्रासलैंड जो जगह है, बन्नी ग्रासलैंड गुजरात के कच्छ में, वहाँ पे भी इन चीतास को रखा गया कुछ टाइम के लिए, है ना। और मध्य प्रदेश में नौरादेही 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 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पोटेंशियल साइट मानी जा रही है, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बन्नी ग्रासलैंड कच्छ का और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4 पोटेंशियल साइट्स हैं जो प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट है। अब आपको पता होगा कि सवाना में ही चीता पाया जाता है, अफ्रीका में आपने वीडियोस में देखा होगा ऑनलाइन, तो सवाना में ही घूम रहे होते हैं चीता। तो इंडिया में भी वो ग्रासलैंड सवाना इकोसिस्टम है, वहाँ दोबारा इम्प्लांट किया जा रहा है ताकि वो इकोसिस्टम दोबारा रीजनरेट हो जाए इंडिया के अंदर। जिससे बता रहा हूँ बन्नी ग्रासलैंड क्या है, इंडिया के अंदर ग्रासलैंड तो है, तो एमपी में भी है सवाना इकोसिस्टम, तो वहाँ लगाने की कोशिश की जा रही, पर पाया क्या गया, ये नीचे जब ब्रेक हो जाता है ना स्टूडेंट, तो दोबारा इम्प्लांट करना टफ होता है और वो टाइम लेता है, 40 साल 50 और काफ़ी संरक्षण करना पड़ता है ना। आपको पता हो कंजर्वेशन के टेक्निक्स, आपको पता है इन सिटू एक्स सिटू सब होता ही है। तो ये पर ये जब मैंने बताया कि नीचे ब्रेक होता है तो बहुत नुकसान होता है और वो उसके साथ बाकी चीज़ें भी जो होती है जो डिस्ट्रॉय होते चली जाती है। तो आप अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ये क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चीता के थ्रू दोबारा रिवाइव करने की कोशिश किया जा रहा है। पर यहाँ पे आज तक ये देखा गया कि सक्सेस अभी तक प्रोजेक्ट चीता में रहा नहीं है। बहुत सारे चीता बीमारियों से मर चुके हैं, बहुत लोग क्योंकि माहौल उतना अच्छा बन नहीं पाया है, संरक्षण उतना बढ़िया से कर नहीं पाए हैं अभी तक, और इकोसिस्टम उतना बढ़िया जनरेट नहीं हो पाया है। तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे चीता ना कैप्टिविटी मतलब पिंजरे में ही रह जा रहे हैं, और पिंजरे में रहने के बाद क्या हो जा रहा है, अगर वो 10 महीना पिंजरा में ही रह जाए ना, उसके चीता को बाहर आप छोड़ दोगे तो शिकार करने लायक भी वो रहता नहीं है, बेकार हो जाता है ना। तो ये सारे एनॉर्मस चैलेंजेस देखा गया, और इन जो राइटर हैं उनका ये भी कहना है कि चैलेंजेस में और क्या है, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। अभी समझ के चले विलुप्त होके ही जब 100 150 200 साल हो गया है, तो उनको रीइम्प्लांट करने में भी तो 50 60 साल लगेगा जनरेट वैसा माहौल बनाने के लिए। तो पहली बात तो ये लॉन्ग टाइम टेकिंग हो जाता है ना, टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, पैसा भी खूब खर्च होगा, पब्लिक फंड भी खूब होगा, और लास्ट में इनको जो अभी आप अफ्रीका आपको पता ही होगा कि बहुत जंगल है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा इलाका है अफ्रीका। तो वहाँ पे चीता को पालने के लिए 4000 से 8000 स्क्वायर किलोमीटर की भी जगह चाहिए होती है फ्री रेंजिंग के लिए, चीतास के लिए। तो इंडिया में आपको पता है इतना ओवर पॉपुलेशन है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको स्टूडेंट ये पूरे एंगल से इस न्यूज़ को देखना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। आइए आप आगे बढ़ते हैं।